नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है अम्ल क्षारकीय लवण को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। यह चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना। जो हमारा साइंस स्टडी भी चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल के बारे में। ठीक है ना। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? जो नीला लिटमस पत्र है ना उसको क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। जैसे आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे अनीला, आफोर हो गया आपका अम्ल, नी नी से हो गया नीला, ला से हो गया लाल। तो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को कैसा करते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है ना। अम्ल आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका क्षार, जिसे कहते हैं बेस। तो क्षार होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्राकृतिक सूचक। देखो कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं, कुछ ऐसे संश्लेषित सूचक भी होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। ठीक है ना। तो प्राकृतिक सूचक एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो आपको क्या लिख देना है? हल्दी है, पिटूनिया है, हाइड्रेजिया है। ये सभी क्या होते हैं? आपके प्राकृतिक सूचक होते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपका संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेनिन। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 3 प्रखंड आपको दिए हैं। जैसे आपको एक है आश्वित जल है, दूसरे में अम्लीय विलयन है, तीसरे में क्षारीय विलयन है। ठीक है ना। और पूछा क्या है कि यदि आपको लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो परखनली में पदार्थों की पहचान करना है। आपको क्या दिया है? लाल लिटमस पत्र दिया है। अब लाल लिटमस पत्र को जैसे आप आंसू जल में डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, अम्लीय विलयन में डालें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही लाल लिटमस पत्र को आप किस में डालोगे? क्षारीय विलयन में डालोगे। तो जो क्षारीय विलयन क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो लाल लिटमस पत्र है ना वो हो जाता है। ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि ये कैसा विलयन है, अर्थात ये क्या है, इसमें जो परखनली है ना इसमें क्या है? क्षार है। ठीक है ना। अब जो नीला लिटमस पत्र आपका हो गया है ना, अब जैसे नीला लिटमस पत्र है तो इसको किस में डालते हैं? अम्लीय विलयन में डालते हैं। तो अम्लीय विलयन में डालने से जो नीला लिटमस पत्र वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि इस परखनली में क्या है? अम्ल है। ठीक है ना। लेकिन जब हम जो आपका नीला लिटमस पत्र है इसमें डालते हैं ना आंसू जल में, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इससे पता चलता है कि ये कैसा है? उदासीन है। ठीक है ना। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्लीय विलयन के बारे में। ठीक है ना। तो अम्लीय विलयन कौन कौन से होते हैं? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, ये सभी क्या होते हैं? आपके क्या होते हैं? अम्लीय विलयन होते हैं, अर्थात ये अम्ल होते हैं। ठीक है ना। अब देखो अम्लीय विलयन क्या होते हैं इसके बारे में वैसे हम पढ़ेंगे, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा समझ लेते हैं कि जो अम्लीय विलयन होते हैं ना ये जल में घुलने पर क्या देते हैं? एच पॉजिटिव आयंस देते हैं। जैसे हम अम्ल को जब जल में घोलेंगे ना तो ये क्या करते हैं? एच पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपका क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन में कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका एसिटिक अम्ल है, CH3COOH। ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है ना। तो ये सभी क्या होते हैं? आपके क्षार होते हैं। अब देखो क्षारीय विलयन के बारे में बात करते हैं। तो क्षारीय विलयन जल में घुलकर क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयंस देते हैं। क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयंस देते हैं। और जो अम्लीय विलयन है वो क्या देता है? H पॉजिटिव आयंस देते हैं। इतना आपको याद रखना है, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण। अब जो अम्ल और क्षार हैं इसकी हम रासायनिक गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है अम्ल एवं क्षार की धातु के साथ हवक्रिया। ठीक है ना। देखो जो अम्ल और क्षार होते हैं वो धातु के साथ किस प्रकार से अपक्रिया करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अम्ल के बारे में बात करेंगे। जो अम्ल है, जैसे ये क्या है? आपका अम्ल है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है ना। ये फॉर्मूले आप याद कर लेना। ठीक है ना। जो मैंने पिछले पेज पे लिखे थे ना इनको आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको काम देंगे। ठीक है ना। और ये क्या होता है? ये धातु। अब धातु आप और भी ले सकते हो। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर और भी जैसे धातु हैं तो वो भी ले सकते हो। ठीक है ना।
तो जब आपस में जब जो अम्ल है जब धातु के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है, जिसे बोलते हैं जिंक सल्फेट प्लस H2, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी अम्ल के साथ अपक्रिया। अब हम क्षार के साथ अपक्रिया पढ़ते हैं, NaOH, ये क्या होता है आपका, क्षार होता है इससे, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी भी धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, Na2ZnO2, जिसे बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट, ठीक है ना, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या, इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि जब अम्ल और क्षार धातु के साथ अपक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना। और यह अपक्रिया है ना, इसको आप इस तरीके से, जो ये वाला डायग्राम है ना, जो आपका एक्सपेरिमेंट किया गया है, इस तरीके से आपको समझ सकते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ है कि जिंक के टुकड़े लिए हैं और इसमें क्या डाला है, अम्ल डाला है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है ना ये आपका, ये वाला सल्फ्यूरिक अम्ल ये डाला है, ठीक है ना। तो डालने के बाद क्या होता है, इस कॉर्क के माध्यम से इसमें से गैस निकलती है, वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस होती है। और इसको जब हम साबुन के पानी से या विलयन से इसको प्रवाहित करते हैं या निकालते हैं तो इससे क्या होता है, कुछ बुलबुले निकलते हैं, और जब इन बुलबुलों के पास में क्या लाते हैं, जल जाते हैं तो एक आवाज़ होती है, जिसे वो जो होती है फटफट की आवाज़ होती है, ठीक है ना। और वो आवाज़ किसके कारण होती है, हाइड्रोजन गैस का जो दहन होता है उसके कारण ये आवाज़ होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि अम्ल क्षार जब धातु के साथ उपक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इतना आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है आपका, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसको समझ लेते हैं। जैसे एक प्रश्नावली है जिसमें हमने क्या लिया, धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट यानी कि धातु के पे आप कोई भी धातु ले सकते हो, जैसे सोडियम है, जिंक है, कोई भी धातु ले सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया है, सोडियम लिया है, ठीक है ना। धातु आपकी बुक में सोडियम ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो Na2CO3 हो गया, कार्बोनेट हो गया ना, सोडियम कार्बोनेट, प्लस किसके साथ अपक्रिया करानी है, हमें अम्ल के साथ करानी है ना, HCl अम्ल, ठीक है ना। जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, अपक्रिया करते हैं ना, अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण NaCl प्लस H2O CO2 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे Na2 यहाँ पे 2 हैं और Cl यहाँ पे भी कितने हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, तो क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन के कितने यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 3 हैं, तो यहाँ से हम एक ऑक्सीजन को निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्या बन जाता है, जलकाणु बन जाता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी रह जाती है, 2 रह जाती है ना, तो CO2 निकलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसी तरीके से हम प्रश्नावली बी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं, क्या लेते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। तो धातु की जगह हम क्या ले लेंगे, सोडियम ले लेंगे, ठीक है ना, और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। जब इसकी हम अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, ठीक है ना, तो को दो का यहाँ पे जो हुआ है ना प्रयोग, तो वो अपक्रिया को संतुलित करने के लिए किया गया है, ठीक है ना। वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, उसको आप और देख लेना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जब आपस में जब अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, 2NaCl प्लस H2O CO2 बनता है, ठीक है ना। ये है अम्ल के साथ अपक्रिया। देखो इसके बाद एक अपक्रिया और भी दी है इसमें, जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, यहाँ से एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो CaCO3 प्लस H2O। अब जो CO, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि CO3 किसका सूत्र है, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे दे देता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो CaCO3 है वो आपके लिमस्टोन, चौक और मार्बल तीनों का ही फॉर्मूला होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। तो इस अपक्रिया से क्या स्पष्ट होता है, जो अपक्रिया है ना, इनसे क्या स्पष्ट होता है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। जैसे ये क्या बनाया था, लवण बनाते हैं, और CO2 बनाते हैं और जल बनाते हैं, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जो अम्ल और क्षार की आपस में अपक्रिया। जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तब क्या होता है, ठीक है ना। बहुत ही, ये अपक्रिया आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 100% आती है, ये आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछी जाती है, इसलिए आप इसको रट के जाना है, ठीक है ना, अब की बार। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले
जो अम्ल एवं क्षार है ना आपस में अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ऐसी अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसमें कुछ नहीं है, जो अम्ल है और क्षार है वो आपस में अपक्रिया करते हैं और अपक्रिया करने के बाद किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अपक्रिया को उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे अम्ल प्लस क्षार दोनों आपस में क्रिया करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इसको हम सूत्र के द्वारा भी समझते हैं, जो इक्वेशन है इसके द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि HCl अम्ल हो गया, ठीक है ना, और NaOH ये क्या हो गया आपका, क्षार हो गया। जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये आपस में क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं, और ये होते हैं वो क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो ये अपक्रिया आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है जो अम्ल है, अम्ल के साथ धातु ऑक्साइडों की अपक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल के साथ धातु ऑक्साइडों की अपक्रिया। ठीक है ना, जैसे धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं। ठीक है ना, सीधा आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल के साथ धातु ऑक्साइडों की अपक्रिया का समीकरण लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो धातु ऑक्साइड क्या ले, कोई भी धातु ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप Cu ही लो। ठीक है, और भी धातु ले सकते हो। ठीक है ना, तो CuO+2HCl। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि जब ये आपस में अपक्रिया करते हैं तो Cu और क्या हो जाता है, यहाँ पे Cl कितनी है, 2 है ना, तो CuCl2 प्लस क्या बन जाता है, H2O जल बन जाता है। ठीक है ना, कॉपर क्लोराइड जो कैसे रंग का होता है, नीले हरित रंग का होता है। ठीक है ना, अब देखो तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की अपक्रिया है। ठीक है ना, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते। ठीक है ना, जो पीतल और तांबे ये क्या होते हैं, आपके धातुएं होती हैं, ये क्या होती हैं, आपकी धातुएं होती हैं। जबकि दही और खट्टे ये क्या, खट्टी पदार्थ ये क्या होते हैं, आपके अम्ल होते हैं। तो जो अम्ल होते हैं ना वो धातुओं के साथ अपक्रिया करने पर लवण बनाते हैं, आपने पढ़ा था पहले। ठीक है ना, लवण बनाते हैं, लेकिन जो लवण बनता है ना वो कैसा होता है, विषैला होता है। कैसा होता है, जो लवण बनता है ना, जो लवण बनता है वो कैसा होता है, विषैला होता है, विषैला होता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है ना, तो इसलिए खट्टे पदार्थों को इन बर्तनों में नहीं रखा जाता। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया होने पर, धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। हमने पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं वो धातु के साथ अपक्रिया करने पर कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है ना, और एक उदाहरण के द्वारा समझाइए इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो जो धातु है ना, जैसे धातु धातु मतलब हमने क्या लिया था, वहाँ पे जिंक लिया था ना, Zn जिंक प्लस अम्ल के साथ अपक्रिया, तो अम्ल वहाँ पे हमने क्या लिया था, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था, याद है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। जब ये आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट प्लस और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो यही पूछा था आपसे, जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करोगे, जैसे जब हमने वो प्रयोग पढ़ा था ना, उसमें जो आपका जिंक था, जब जिंक में हमने क्या डाला था, अम्ल डाला था, तो अम्ल डालने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस को किस में प्रवाहित करते हैं, जो साबुन का विलयन है ना उससे प्रभावित करते हैं, तो बुलबुले निकलते हैं, और बुलबुले के पास में क्या लेके आते हैं, जल्दी मोमबत्ती लाते हैं तो फटफट की आवाज आती है। तो इससे पता चलता है कि जो हाइड्रोजन है उसका दहन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु यौगिक A तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में 1 से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, कोई धातु यौगिक लेना है। धातु यौगिक क्या होता है, जैसे कि CuCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया हमने। ठीक है ना, अब इसकी अपक्रिया किससे कराएंगे हम, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है ना, एरो।
जब हम इस अभिक्रिया को करेंगे ना तो इसको संतुलित करने के लिए 2 लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो सबसे पहले क्या बनेगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ठीक है ना। और क्या बनता है H2O, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ से एक ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है ना। H2 बन जाएगा प्लस CO2, ठीक है ना, CO2। तो इस अभिक्रिया में जो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है ना, बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। तो वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और इसका संतुलित रासायनिक समीकरण ये है, इसका जो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ये वाला है, ठीक है ना। इतना आपकी समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकलती आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रभाव हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। देखो जैसे मान के चलते जो अम्लीय विलयन है वो विद्युत धारा का प्रवाह करता है, जबकि जो एल्कोहल है, ग्लूकोज है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अब क्यों नहीं होता उसको हम समझते हैं। देखो अम्लों में इसलिए होता है क्योंकि अम्लों में क्या होती हैं, धनायन होते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं, ठीक है ना। धनायन होते हैं, इससे क्या होता है कि जो इनका विलयन है, जो अम्ल का जलीय विलयन है, वो क्या देता है, हाइड्रोजन आयंस देता है, H पॉजिटिव आयंस देता है, ठीक है ना। जबकि जो आपका एल्कोहल और ग्लूकोज है वो H पॉजिटिव आयंस नहीं देते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इतना आपको यहाँ से समझना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको भी पढ़ लेना, ये भी कोई वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके बाद इसमें आपके कोई ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट है नहीं। यह क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको हम हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। वही क्वेश्चन आ गया ना, क्योंकि जो HCl HNO3 क्या होती हैं, ये आपके अम्ल होते हैं, अम्लीय विलयन होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, जलीय विलयन में यह H पॉजिटिव आयंस देते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस नहीं देते हैं, जिसके कारण इनके जो विलयन है वो अम्लीय प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। देखो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो H पॉजिटिव आयंस देता है, अभी हमने पढ़ा था, H पॉजिटिव आयंस देता है, जिसके कारण यह विद्युत का चालन करता है। इतना आपको याद करना है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती, ठीक है ना। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक जो गैस होती है ना, वो क्या होती है, एक तरीके से आयनित नहीं होती, शुष्क है ना, इसलिए ये आयनित नहीं हो पाती, अर्थात ये H पॉजिटिव आयंस नहीं देती। जब ये H पॉजिटिव आयंस नहीं देगी तो अम्लीय गुण भी प्रदर्शित नहीं करती है। तो इसके कारण क्या होता है कि यह जो लिटमस पत्र है ना, शुष्क जो लिटमस पत्र है, इसके रंग को परिवर्तित नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि ये शुष्क होता है, ठीक है, H पॉजिटिव आयंस नहीं दे पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल को तनकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, ठीक है। इसका आपको आंसर देना है। तो वो अम्ल को तनकृत करते समय हमें ये ध्यान रखा जाता है कि हमेशा हमको जल में क्या मिलाना चाहिए, अम्ल मिलाना चाहिए। जैसे ये एक बीकर है और इसमें आपका क्या है, जल है, तो आपको जल में क्या मिलाना चाहिए, अम्ल मिलाना चाहिए। क्यों मिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। और जल को हिलाते समय जब अम्ल को मिलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, जब हम अम्ल में क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। अब ऊष्मा निकलती है तो जो बीकर है या कोई पात्र है तो उसको फटने का डर रहता है, इसलिए क्या होता है कि अम्ल में जल नहीं मिलाते, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्ल के विलयन को तनकृत करते समय हाइड्रोनियम आयंस की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। देखो अम्ल को तनकृत करने पर, जब हम अम्ल को तनकृत करेंगे या इसको तनु करेंगे ना, तो हाइड्रोनियम आयंस का जो आयतन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयंस की मात्रा तो उतनी ही है ना,
और जिसके कारण क्या होता है, इसका आयतन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयंस की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? जबकि जैसे आपका दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या एक प्रकार का क्षार है। जब क्षारीय विलयन में आप क्षार मिलाते हो तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा, जो हाइड्रोक्साइड आयन्स की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है, अर्थात इसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि क्षार में क्षार मिलाने पर क्या होता है, इसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है ना, ठीक है। और इसके बाद आपके पीएच मान आ जाता है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो ले आएंगे। ठीक है ना, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है ना, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करना, और हमारा जो चैनल है ना साइंस स्टडी पीसीबी, इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे बहुत सारी वीडियोस साइंस से रिलेटेड आने वाली हैं। ठीक है ना, इसको सब्सक्राइब कर लेना, और चलते हैं फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।